बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के ऊपर, और इससे आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हम लोग जो अपने पहले लेक्चर में बात कर चुके थे साइंस के ऊपर, कि साइंस बेसिकली क्या है। साइंस हमने कहा था कि एक लैटिन वर्ड है सेंशिया, उससे डिराइव हुआ हुआ वर्ड है, और सेंशिया का हम लोग कहते हैं टू नो, जानना, नॉलेज। तो साइंस का मतलब तो ये है। और इनिशियली हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो साइंस की तारीख हम लोगों ने ये कहा था कि उतनी पुरानी है जितना कि इंसान की तारीख है, इंसान का वजूद में आना। और साथ ही साइंस की भी वजूद में आया कि आप लोगों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की, तो ये वहाँ से साइंस आ गया। और इनिशियली साइंस को एक ही ब्रांच जैसे फिज़िकल नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता है, वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन आगे जो जो ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई, तहकीकात बढ़ती गई, तजुर्बात बढ़ते गए, तो आगे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है इसी तरह से। तो आप लोगों ने बेसिक जो है क्लासीफाई किया साइंस को सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में। फिर नेचुरल साइंसेज को आगे आप लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसके अंदर आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो फिज़िकल साइंसेज है उसके अंदर आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी एक जो ब्रांच है फ़िज़िक्स, जिसे हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो वो भी फ़िज़िकल साइंसेस की ही एक आगे शाख आ जाती है, ब्रांच आ जाती है। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होगी वो फिज़िक्स के ऊपर होगी, और आज उसकी आगे ब्रांचेस पे बात करेंगे। तो बात की जाए फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स हम लोग कहते हैं कि ऐसी साइंस जिसके अंदर आप लोग मैटर की प्रॉपर्टीज़, एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और साथ उनका रिलेशनशिप क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो आमतौर पे किसी भी एक नेचुरल जो डिसिप्लिन है, कोई भी नेचुरल साइंस है, तो उससे हम लोग कोई प्रॉपर डेफिनेशन उस तरह से नहीं करते। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं फ़िज़िक्स की, तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के नेचुरल फिनोमेनस को डिस्कस करते हैं। तो अगर फ़िज़िक्स की बात की जाए तो हम लोग इसे स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी कह देते हैं। तो एज अ होल बहुत वाइड किस्म का सब्जेक्ट आ जाता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िक्स को आगे क्लासीफाई करने की, आगे उसकी पार्ट्स बनाने की, जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ तरह की, अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो एक ब्रांच के अंदर बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक को डिस्कस करते हैं तो अलग ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक फ़िज़िक्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स आ जाती है, एक हमारे पास मॉडर्न फ़िज़िक्स आ जाती है। आगे डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो 1900 से जो आपके पास पहले की फ़िज़िक्स आ रही है, जिसे आप लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं, और उसके बाद या न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी आप लोग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूटन के जो मेन लॉज थे वो उनके ऊपर बात की गई थी, न्यूटन के जो लॉज थे। और उसके बाद जो 1900 के बाद की जो फ़िज़िक्स आ रही है, जिसे आप लोग मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आज के दौर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे का सारा मॉडर्न फ़िज़िक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल साइज़, नॉर्मल स्पीड, ये सारी जो चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हैं वो आप लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। न्यूटन के लॉज हो गए और ये सारी चीज़ें, तो ये आपके पास क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात करते हैं। और मॉडर्न फ़िज़िक्स आप लोग स्मॉल साइज़, हाई स्पीड पे बात करते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर, तो आप कौन सी ज़्यादा फील्ड को कौन से डिस्कस करते हैं? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मोशन के लॉज जो कि न्यूटन ने पेश किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आगे आप लोग सेकंड चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे 9th क्लास के। उसके अलावा ग्रेविटेशन के बारे में, जिससे आप लोग तजाज़ुब कहते हैं कि दो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो आप लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि रॉल्फ क्लाजियस की एक पेपर था, उसको स्टडी करने के बाद ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये बात की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, कि जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं वो अपनी वेलोसिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया। उसके अलावा थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। ये सारी बातें जो है हम लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स की जब तक बात की जाए तो उसके अंदर हम लोग मॉडर्न फ़िज़िक्स ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर मेन वर्किंग की थी। आइंस्टाइन के जहाँ पे हम लोग फोटॉन की बात करते हैं कि
लाइट को एज अ फोटोन डिस्कस किया गया, एक डिस्क्रीट पार्टिकल के तौर पे डिस्कस किया गया। उसके अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की जो है वो बेस बनती है। और उसके ऊपर मैक्स प्लांक्स जो है उन्होंने वर्किंग की। ये पायनियर्स हैं, ये इनिशियल जो वर्कर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स की बेस रखने वाले, ये वो लोग हैं। साइंस की जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि साइंस के ऊपर जो है मेन वर्किंग जो है इजिप्ट, इंडियंस, चाइना, ग्रीस, इस्लामिक वर्ल्ड ने बहुत सारी काम किया। तो आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन हमारे पास स्टार्ट हुई तो उसी तरह से हमारे पास फिज़िक्स की हम लोगों ने बात की। तो फिज़िक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो तरह की डोमेन्स आ रही हैं, डोमेन्स ऑफ जो इंटरेस्ट हैं दो तरह की हैं। एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक आ जाती है, एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक आ जाती है। मैक्रोस्कोपिक के अंदर तो आप लोग लार्जर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्जर प्रॉस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं उन्हें आप लोग डिस्कस करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक के अंदर आप लोग स्मॉल साइज़ की बात करते हैं। तो फिज़िक्स जो है वो कवर कर रही है, आप कह सकते हैं कि 10⁻⁻18 मीटर कोई साइज़ आपके पास आता है, तो बहुत कम साइज़ आ रहा है। और अगर ब्रॉड मतलब बड़ी किसी चीज़ की बात करते हैं तो 10⁻40 मीटर्स की भी बात की जाती है। तो बहुत बड़ी रेंज आ जाती है जिसके अंदर आप लोग माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो बेसिकली हमारा मतलब ये होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इसी वजह से आगे फिर मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोग मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, एक्वेस्टिक्स जिसे आप लोग साउंड कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स की बात आ जाती है। ऑप्टिक्स आ गई, ग्रेविटेशन आ गई, जियो फिजिक्स की बात करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं, बायोफिजिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स की बात आ जाती है। इसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 1900 के बाद, जैसे आप लोग आइंस्टाइन की भी बात करते हैं कि वो पायनियर्स में शामिल हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। उसके अलावा साथ हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट्स की बात करते हैं। तो ये माइनर लेवल के ऊपर छोटे साइज़ की बात करते हैं कि वहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन सी ब्रांचेस डिस्कस की जाती हैं। आगे अगर ब्रांचेस बनाई जाएँ तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग कौन सी फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, ये मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स की आ जाती है ब्रांच, जिसे आप लोग मैकेनिक्स कहते हैं। टर्म से भी वाज़ेह हो रहा है, आमतौर पे जो मैकेनिक्स होते हैं आप लोग फोर्स की बात करते हैं और फोर्स लगा के आप लोग मोशन की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कि कुव्वतों के ज़ेर असर कोई भी आप पास इज्साम है, कोई भी आप पास चीज़ें हैं, उनकी हरकत को आप लोग स्टडी करते हैं, तो वो मैकेनिक्स के अंदर बात की जाती है। तो इसके अंदर हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों गिरता है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे भी फोर्स लग रही है, कोई चीज़ मूव करती है तो उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ पे भी फोर्स है, वो मोशन को कम कर रही है। उसके अलावा वेट की बात करते हैं कि एक फ़ोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये वेट आप पास आ गया। स्पिनिंग की बात करते हैं। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर, तो हम लोग साउंड वेव्स की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं, वाटर वेव्स की भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, रॉकेट की जो मोशन है, गैसेस के एग्जॉस्ट होने की वजह से जो उसकी मोशन है, वो भी हम लोग मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स के अंदर आप लोग फोर्स की वजह से चीज़ों की मोशन को डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे पास मैकेनिक्स आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच की बात की जाए तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आप लोग हरारती तवानाई हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने आगे यूज़फुल वर्क के लिए। अगर इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूँ, आप लोग यहाँ पे तो डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग की, फ्रीजिंग की, ये वाली बातें कर लेते हैं।
स्टीम इंजन्स की बात करते हैं हम लोग। इनिशियली जो स्टार्ट किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन बनाए गए, तो वहाँ पे हीट को यूज़ किया गया आगे रन करने के लिए। आपने हीट को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील किया और आगे वर्किंग स्टार्ट की। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यही फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है कि आप लोग एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को सक करते हैं और आप लोग हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं हीट को। तो वैसे भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग ये सारा डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ तरह के इंजन्स की बात करते हैं और सो ऑन, इसके अंदर ये बात आएगी। देन अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक्स के ऊपर, तो ऑप्टिक्स जो है वो कंसर्न करता है जी नेचर ऑफ लाइट, उसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं हम लोग, लाइट की रिफ्लेक्शन, उसकी रिफ्रैक्शन, उसका डिस्पर्स हो जाना, और लाइट की जो है वो वेव प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मली हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एज अ पार्टिकल हम लोग भी डिस्कस करते हैं। वेव की जहाँ तक बात की जाए लाइट को, तो लाइट के ऊपर जो ज़्यादा वर्किंग की थी इस्लामिक साइंटिस्ट ने, इनिशियली जो काम किया था हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए, रिफ्लेक्शन दिए। ऑप्टिक्स को भी हम लोग फिर आगे दो हिस्सों में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, उसके अलावा हम लोग फिज़िकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर तो हम लोग जो रेज़ की मोशन है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर लेंस में से गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी, आगे क्या प्रॉपर्टीज़ शो करेगी, अगर मिरर पे स्ट्राइक करती है तो क्या खुसूसियत, मतलब स्ट्राइक करके वापस आएगी, प्रिज्म में से गुजरती है तो क्या होता है। हम लोग वो रेज़ की सूरत में डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। जहाँ कि हम लोग जब फिज़िकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं कि आपके पास मिरर की क्या खुसूसियत है, लेंस क्या है, टेलीस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है। तो ऑप्टिक्स भी जो है वो एक बहुत वाइड रेंज जो है वो अपने अंदर रखता है और बहुत सी चीज़ें आप लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। लाइट की मुख्तलिफ तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, और मुख्तलिफ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें पढ़ने के लिए, उसके बारे में आप लोग ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे बात की जाए तो जो ये ब्रांच है डील विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस। तो दो हिस्से हम लोग कर सकते हैं। चार्ज को तो वैसे स्टैटिक हालत में नहीं, लेकिन रिलेटिवली हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज है उसकी अपनी एक फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की एक अपनी फील्ड होगी। लेकिन द फिनोमेना दैट अकर ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, लेकिन अगर ये चार्ज मूव करता है तो फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि जब चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है डिस्कशन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर बात करते हैं, जिससे आप लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग चार्ज की मोशन के हवाले से बात करते हैं। एग्जांपल के तौर हम लोग कह सकते हैं कि बात इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा, मतलब चार्ज मूव करेगा, तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या घर पे कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, एक आयरन की कील लें और उसके ऊपर आप लोग वायर वाउंड करके उसे किसी भी सेल के साथ कनेक्ट कर लें, तो वो आपको एज अ मैग्नेट के तौर पे बिहेव करके देगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे उस वायर के अंदर करंट जब मूव कर रहा है तो वो करंट मूव करने की वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही तरह का बिहेवियर आपका शो कर रहे हैं कि जब करंट मूव करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट भी पैदा किया जा सकता है। लाइक आप लोग जनरेटर्स के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और आप लोग करंट पैदा करते हैं। तो ये वाली ब्रांचेज आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर जो वर्किंग करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनमें कूलम्स की बात आती है। उन्होंने स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात की और यस्टेट की बात करते हैं, एम्पेयर्स की बात करते हैं, फेराडे की बात करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मेन वर्किंग की और इनकी जो थ्योरीज थी उन्हें कंबाइन करके इक्वेशंस की फॉर्म में दिया था मैक्सवेल ने, जिन्हें 4 इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर।
एटॉमिक फिजिक्स पे बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, उसे डिस्कस करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इट्स एनर्जी स्टेट्स एंड इट्स इंटरेक्शन विद द अदर पार्टिकल्स एंड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए तो डील विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, कि एटम के न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात की करें तो बहुत वाइड रेंज को ये कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप लोग एक्सरेज प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, लेज़र की बात आ जाती है, सीटी स्कैन आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे बात कर लेते हैं। जिस तरह हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने पे जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का बड़ा अमल दखल है। न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर जो है वो बात आती है। एमआरआई पे बात कर लें, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के अंदर इसकी बड़ी एप्लीकेशन आ जाती है। आर्कोलॉजी या जियोलॉजी, इन फील्ड के अंदर भी न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत अमल दखल है। वैसे आमतौर पे न्यूक्लियर फिजिक्स को और एटॉमिक फिजिक्स को मिक्स किया जा रहा होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप लोग न्यूक्लियस की अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जबकि एटॉमिक जो फिजिक्स आ जाती है वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो आप पास मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स एक जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी ब्रांचेस में आ जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत स्मॉल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड तो आप लोग जानते हैं कि एक कोई ऐसा मटेरियल जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो आप लोग उसे सॉलिड कह देते हैं। द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉलिड को भी आगे हम लोग क्लासीफाई करते हैं और उसकी आगे मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो सॉलिड की जो डिफरेंट किस्म की फॉर्म आ जाती हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स आ जाते हैं जिनकी एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है। पॉली क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी ये स्मॉल क्रिस्टलाइट्स होते हैं उसी क्रिस्टल के अंदर ही, तो ये पॉली क्रिस्टलाइन मटीरियल्स आ जाते हैं। एमॉर्फस जो होते हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो रैंडम अरेंजमेंट होती है, शॉर्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है एमॉर्फस की। तो आगे फिर हम लोग इनकी मुख्तलिफ तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो भी हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस करते हैं। चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, उसके अंदर हार्डनेस आ गई, डिक्टेलिटी आ गई, टफनेस आ गई, ब्रिटलनेस आ गई, तो ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम लोग इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ें भी हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस करते हैं कि कोई मटेरियल कितना कंडक्ट करता है, कंडक्टर के तौर पे कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर है तो वो कैसा इंसुलेटर है। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, डायामैग्नेटिक आ गई, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसकी बेसिस के ऊपर हम लोग सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। अगर बात करें और छोटे लेवल पे पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हम लोगों ने जिस तरह ग्रीक्स के एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो वर्ड एटमोस से निकला है और उसका मतलब है इनडिविजिबल, जिसे आप लोग नाकाबिल तकसीम कहते हैं कि तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये बात पढ़ी कि एटम को तकसीम किया गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात की गई, प्रोटॉन की बात की गई, न्यूट्रॉन की बात की गई। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि उससे भी छोटा लेवल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, जिन्हें आप लोग क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स एक्चुअली जो है वो और छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा लेप्टॉन्स हैं। क्वार्क्स की भी आगे 6 टाइप आ जाती हैं, आप चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, ये मुख्तलिफ तरह के क्वार्क्स आ जाते हैं। उसी तरह और छोटे पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, म्यूऑन की बात करते हैं, टाउ की बात करते हैं। ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग ये सारे जो छोटे पार्टिकल्स हैं और छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से भी उनके ऊपर डिस्कस करते हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। बात की जाए प्लाज्मा फिजिक्स के ऊपर तो साइंटिस्ट तो ये कहते हैं, हम लोग वैसे आमतौर पे ऐसे कहते हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर।
लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि प्लाज्मा इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ उसके बाद आयोनाइज स्टेट थी सारी, तो आहिस्ता आहिस्ता से कूल डाउन का प्रोसेस हुआ और उसके बाद गैशियस फॉर्म आ गई और देन आपके पास लिक्विड की फॉर्म आ जाती है, देन आपके पास और टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ तो सॉलिड फॉर्म आ जाती है। तो प्लाज्मा को फर्स्ट स्टेट के तौर पे भी लिया जा रहा होता है। तो प्लाज्मा बेसिकली है क्या? प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड स्टेट है। उसके अंदर आपके पास किसी भी एक आयन कब बनता है? आयन किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन से। तो यहाँ पे तो आप लोग जब टेम्परेचर दे रहे हैं, किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं, उसे टेम्परेचर उसका राइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाते हैं, तो उनका जो कम्बिनेशन आता है इसे आप लोग कहते हैं प्लाज्मा। और नासा के मुताबिक जो नासा के मुताबिक 99.9% यूनिवर्स के अंदर जो है वो प्लाज्मा स्टेट मौजूद है। तो ये इस थ्योरी के मुताबिक आप लोग ये कह सकते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो आप पास एक आयोनाइज स्टेट आती है और हाई टेम्परेचर जो है वो उसके अंदर आप लोग इसके अंदर मौजूद होता है। तो लाइट्स के अंदर आप लोग इसके प्लाज्मा का इस्तेमाल है। और स्टार्स जो हैं, गैलेक्सीज जो स्टार्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्स का हिस्सा स्टार्स पे है तो वहाँ पे जो है वो प्लाज्मा स्टेट मौजूद है। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पे बात की जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो इसके अंदर आप लोग यूनिवर्स की बात करते हैं, आप लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करते हैं, स्टार्स वगैरह की बात करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के अंदर आती है। तो प्लैनेट्स और बाकी लॉज, जो ब्लैक होल्स के बारे में, ये सारी डिस्कशन जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं।